दोस्तों, मित्रों, परिजनों, आप सबका आज के भावगंगा के 71वें अंक में स्वागत है। आज की भावगंगा बड़े खुशनुमा माहौल में शुभ समय पर है। भारत में हम लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं। मकर संक्रांति को पूरे देश में इस 2-3 दिन के समय को पूरा फेस्टिवल का सीज़न होता है, क्योंकि ये वही त्यौहार ज़्यादा आगे बढ़ते हैं जो मौसम से जुड़े होते हैं। खुशनुमा मौसम या मौसमों की जो संक्रांति होती है, तो इस समय मौसम खुशनुमा होने लगता है। थोड़ा थोड़ा सूरज में गर्मी आने लगती है, तो गर्मी का एहसास देने लगते हैं सूर्यदेव। तो इसलिए पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देश में हर तरफ मनाया जाता है मकर संक्रांति। कहीं पोंगल के रूप में, कहीं बिहू के रूप में, कहीं पर लोहड़ी के रूप में। मतलब कोई ऐसा प्रांत नहीं है कि जहाँ पर मकर संक्रांति ना मनाई जाती हो। तो मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और ऊर्जा का स्रोत तो सूर्य है ही। हम धरती हमारी माँ है और सारी ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, तो सूर्यदेव को प्रणाम करता हुआ। और कल इसलिए प्रोग्राम हो भी नहीं पाया कि कल बहुत ज़्यादा कोहरा था। कल का प्रोग्राम इसलिए स्थगित करना पड़ा। लेकिन आज बड़ी अच्छी धूप अब इस समय है। शुरुआत में कोहरा था, तो इसलिए आज का 71वां कार्यक्रम अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे विचित्र बातें हैं जो आपसे आज करना चाहता हूँ इस मकर संक्रांति के संदर्भ में। और जो तमाम सारे मैसेजेस आ रहे हैं मकर संक्रांति के अलग अलग सोशल मीडिया पर और हर जगह, उसमें ये कहा जा रहा है कि सूर्य मकर संक्रांति को उत्तरायण होते हैं और इसीलिए ये मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति जहाँ तक मुझे पता है, मैंने इधर एस्ट्रोनॉमी के तमाम विद्वानों से भी संपर्क करने की कोशिश की, एस्ट्रोनॉमी पढ़ने की भी कोशिश की, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के रिश्तों के बारे में भी पढ़ने की कोशिश की। तो उसके आधार पर कुछ बोल रहा हूँ। अगर कोई ऐसे विद्वान हैं हमारे सुनने वालों में या मित्रों में जो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों के विद्वान हैं और जो दोनों के विद्वान हों, और सत्य पर विश्वास करते हैं, कोई अंधविश्वास बिल्कुल ना हो। वो अगर जो मैं बातें आज कहने जा रहा हूँ, अगर वो उसमें कुछ संशोधन करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि एस्ट्रोनॉमी केवल सत्य और सत्य की खोज है। और एस्ट्रोनॉमी डेवलप ज़्यादा तब करनी शुरू हुई जब तमाम सारे बहुत पावरफुल टेलीस्कोप्स और पूरे ब्रह्मांड को समझने की, खंगालने की और टटोलने की वैज्ञानिक तरीके से, सत्य के तरीके से, जो दिख रहा है उसके तरीके से कोशिशें शुरू हुई। और उस देखने को भी उस देखने की सीमाओं को भी समझते हुए सत्य की तलाश शुरू हुई। तो उसके अनुसार एस्ट्रोनॉमी जैसे जैसे डेवलप होती गई, जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप होते चले गए, तो हमें ग्रहों, नक्षत्रों के बारे में पता चलने लगा। दरअसल एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों ही लॉजी मतलब ऑब्जर्वेशन,
और एस्ट्रो इस धरती और इसके वायुमंडल के बाहर जो कुछ है वो एस्ट्रो में आ जाता है। तो उसको ऑब्जर्व करना, उसको समझना, ये वैज्ञानिक तरीके से वो एस्ट्रोनॉमी हुआ। और उसका सामाजिक और उसको जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी स्टडी एस्ट्रोलॉजी की तरफ आई। एस्ट्रोनॉमी में शुद्ध वैज्ञानिक तरीके से उसका अध्ययन भी है और प्रभाव भी है। ये एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है इस पर डेवलप होनी शुरू हुई, और वो मोस्टली एम्पेरिकल रहा कि जो प्रेडिक्शंस किए गए वो कितने सही रहे, कितने गलत रहे, वगैरह वगैरह। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति होती है। और उत्तरायण सूर्य होने का मतलब है जब सूर्य उत्तरायण, उत्तर दिशा की तरफ उसका मूवमेंट होने लगता है उगते सूरज का। पिछले दिन से अगले दिन जब उसका दिशा उत्तर की तरफ बढ़नी शुरू होती है तो उत्तरायण होता है। उत्तरायण उस दिन होता है जिस दिन दिन और रात में रात सबसे बड़ी होती है, और दिन जिस दिन बढ़ना शुरू होता है हल्का हल्का, उस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। तो सूर्य उत्तरायण दरअसल 21 और 22 दिसंबर के आसपास, वो 365 और 366 दिनों के अकॉर्डिंगली, कभी 21 दिसंबर को, कभी 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ी होती है। और उसके बाद रात घटनी शुरू हो जाती है, दिन बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूर्य का उत्तर दिशा में सूर्य उत्तरायण हो जाता है। और ये प्रक्रिया दिन का धीरे धीरे बढ़ते जाना, ये 21-22 जून तक चलता रहता है। 21-22 जून को फिर दिन सबसे बड़ा हो जाता है और रात सबसे छोटी हो जाती है। उसके बाद अब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, यानी कि रात जब बढ़नी शुरू होती है तब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। तो ये तो है सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना। मकर संक्रांति से सूर्य के उत्तरायण होने का मुझे कोई वैज्ञानिक या किसी एस्ट्रोनॉमिकल या किसी ने कोई अब तक बताया नहीं, कोई कारण नहीं बताया कि सूर्य के मकर राशि में जाने से कैसे उत्तरायण का रिश्ता है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर किसी एस्ट्रोनॉमी के विद्वान मुझे ये बताएंगे तो मैं खुश होऊंगा। यह एक, इसके कारण हो सकते हैं, जो संभावित कारण है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दरअसल सूर्य का मकर राशि में जाना, मकर संक्रांति, यह बदलता रहता है ओवर द ईयर्स, सैकड़ों साल में, हजारों साल में और ज़्यादा वह बदलाव दिखता रहता है। जैसे अभी भी 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, हो सकता है 40, 50, 100 साल बाद ये 16 को होने लगे। आपको पता नहीं होगा कि सन 1000 में मकर संक्रांति 31 दिसंबर को थी, और सन 9000 में 9000 ईस्वी में मकर संक्रांति जून में पड़ेगी। तो ये मकर संक्रांति का आगे पीछे होते रहना, आगे ही आगे बढ़ रही है, मतलब एक आगे बढ़ रही है। अब इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि अगर 1000 में 31 दिसंबर को थी तो कहीं न कहीं 5वीं, 6वीं, 7वीं शताब्दी में यह 22 या 21 दिसंबर को रही होगी। और उसी समय शायद हमारे जो ज्योतिष का या एस्ट्रोलॉजी का या इसका आविष्कार हुआ होगा, या इसके विद्वानों ने इसको निकाला होगा, या जैसे भी हो। तो उस दिन तो जरूर मकर संक्रांति और उत्तरायण का संबंध रहा होगा। तभी कहा गया कि मकर संक्रांति को, और ये एक साल नहीं रहता, कई साल तक
जैसे 14 जनवरी कितना 100-200 साल से हम लोग देख रहे हैं। तो इसी तरह से दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास जब मकर संक्रांति, ये स्टडी करने का विषय है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के लोगों का, जब 22, 23, 21, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति रही होगी, तब से ये मान्यता शुरू हुई, क्योंकि वो बहुत सालों तक चली होगी, कि मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण को जाता है। वो उस समय हुआ होगा, लेकिन बाद में जब मकर संक्रांति बदलने लगी तो उसके बाद फिर ये आज जो कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होता है, ये एक भ्रम है, एक मिथ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सूर्य मकर राशि में जाता है, यह एस्ट्रोलॉजिकली मान्य है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के कैलकुलेशंस के हिसाब से ये सत्य है। तो सूर्य का उत्तरायण में जाना और सूर्य का मकर राशि में जाना दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। तो इसलिए इस पे विश्वास करना कि आज सूर्य उत्तरायण को जा रहा है, यह उचित नहीं है। सूर्य उत्तरायण को 22 दिसंबर को जा चुका है। अब लेकिन ऐसा एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में अंतर कहाँ से आया? एस्ट्रोलॉजी भी धरती के अतिरिक्त और जो कुछ है विजिबल इनविजिबल इस एग्जिस्टेंस में, उसका स्टडी माइनस धरती और उसका वायुमंडल जो कुछ है, उसका ही स्टडी, उस पर ही फोकस एस्ट्रोलॉजी भी करता है, एस्ट्रोनॉमी भी करता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के और एस्ट्रोनॉमी के ज़्यादातर मेथोडोलॉजीज भी सेम हैं, कैलकुलेशंस भी सेम हैं। गड़बड़ी कहाँ शुरू होती है? और ये जो कॉन्सेप्ट है कि ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर, यह भी सत्य है। एस्ट्रोलॉजी का वहाँ तक सत्य है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है, धरती पर प्रभाव पड़ता है। तमाम मानसिक स्थितियाँ, इवन कुछ लोगों के ल्यूनेटिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती हैं चंद्रमा और उस सब से। ल्यूनर और ल्यूनेटिक एक ही जुड़ा हुआ शब्द है, चंद्रमा के मूवमेंट से ल्यूनेटिक्स भी, तो प्रभाव पड़ता है। लेकिन प्रभाव वह सब पे पड़ता है, एक ही तरीके से पड़ता है। और ये जो प्रेडिक्शन वाला एलिमेंट है एस्ट्रोलॉजी में, कि ग्रह किस समय व्यक्ति पैदा हुआ, उसका असर उसके जीवन भर पड़ेगा, वहीं पर गड़बड़ी शुरू हो जाती है। और ज्योतिष शास्त्र, जो हिंदी में नाम रखा गया है, मतलब आपकी ज़िंदगी में आशा का, रोशनी का संचार करना। लेकिन जब उसका मकसद व्यापार हो जाता है या दूसरों से पैसा लेकर के उसका भविष्य बताने का हो जाता है, वहीं पर गड़बड़ी शुरू हो जाती है, वहाँ वो अनसाइंटिफिक हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी का जो प्रेडिक्शन पार्ट है वो टोटली अवैज्ञानिक, भ्रमपूर्ण, भ्रांतिपूर्ण है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज़ हुई जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी को मौका मिल गया एस्ट्रोनॉमी को पीछे ढकेलने के लिए। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया? जब एटम बम वगैरह का आविष्कार हुआ, वर्ल्ड वार्स हुए, तो वो किससे हुए थे? वैज्ञानिक सत्यों का जो तकनीक में, टेक्नोलॉजी में जो इस्तेमाल हुआ, वो तो आदमी के पॉजिटिवली भी यूज़ हो सकता था, नेगेटिवली भी यूज़ हो सकता था। लेकिन उसका जब नेगेटिव यूज़ हुआ, तो जो लोग अंधविश्वास के पक्ष में थे, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि विज्ञान ही सारे विनाश का कारण है या सारे अभिशाप का कारण है। विज्ञान या सत्य यह अभिशाप का कारण नहीं हो सकता। आपकी मानसिकता कि आप विज्ञान या सत्य के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं, जो शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनका कैसे प्रयोग करते हैं। अगर वो पॉलिटिक्स की गड़बड़ी से जो एटम बम बना, उसका
हिरोशिमा या नागासाकी में बम गिराने का फैसला पॉलिटिकल था, वो किसी वैज्ञानिक का फैसला नहीं था, विज्ञान का फैसला नहीं था। वो और एक एटम बम एक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, विज्ञान नहीं है। उस तकनीक का इस्तेमाल, विज्ञान जितनी चीज़ें हैं, ये जो हम लोग बातचीत करें, ये सब विज्ञान है। देखिए इसका सकारात्मक इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इस्तेमाल कैसे हो हमारे वश में है। तो इसका निगेटिव जो इस्तेमाल हुआ वह बैड पॉलिटिक्स की वजह से है। और डेमोक्रेसी में इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक सच्चे लोगों को आप पॉलिटिक्स में नहीं भेजेंगे, असंवेदनशील लोगों को भेजेंगे जो बैड पॉलिटिक्स करेंगे, तो वो वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स का भी गलत इस्तेमाल करेंगे और फिर अंत में आपको भोगना पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजी ने एस्ट्रोनॉमी को वहाँ पर दरकिनार करना शुरू किया, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से उनका बिजनेस खतरे में आ रहा था। सत्य के आधार पर, सत्य की खोज के आधार पर उनका बिजनेस खतरे में आ रहा था। इसलिए उन्होंने तमाम सारे भ्रम फैलाने शुरू किए कि देखिए अगर आप साइंस के आधार पर जाएंगे तो धरती विनष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसलिए साइंस पर ज़्यादा ध्यान न दीजिए, जबकि साइंस सत्य की खोज है। साइंस के प्रति उपेक्षा का भाव लोगों के मन में पैदा करने की कोशिश की गई, एस्ट्रोनॉमी को पीछे धकेलने की कोशिश की गई, जबकि एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों का जो इंटरप्रिटेशन है कि कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, उसको जैसे मार्स को कहा गया कि ये लाल रंग का है, लाल रंग का मतलब ब्लड और हिंसा, और इसका लाल रंग का जो है मार्स का वो आयरन ऑक्साइड की वजह से है, हिंसा की वजह से नहीं है। तो जो प्रिजम्पशंस हैं एस्ट्रोलॉजी के तमाम नक्षत्रों के गुण दोष के, वह सब अपने में बहुत बड़े भ्रमपूर्ण हैं। लेकिन जब हम उसको गहराई से एस्ट्रोनॉमी के संदर्भ में जान लेंगे तो हमें बहुत सारे भ्रमों से और बहुत सारे ये गलतफहमियों के चक्कर में जो हम फंस जाते हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इस मुक्ति के पहले मैं फिर कहता हूँ कि मैंने जो सोचा है, पढ़ा है, जाना है, अनुभव किया है, जो मैं सत्य के खोज में ही मैं हूँ, अगर कोई मुझे कुछ बताएगा इस दिशा में, इस संदर्भ में, तो मैं इसका स्वागत करूँगा। लेकिन वह जो भी बताए वो सत्य पर आधारित हो और एस्ट्रोनॉमी के ऑब्जर्वेशंस पर आधारित हो, कोई भ्रम न हो, कोई भ्रांति न हो, अंधविश्वास न हो, लोभ न हो। इस आधार पर मैं खुली चर्चा के लिए आप सबका आह्वान करता हूँ। अब हम लोग पिछले अंक में उस गज़ल पे चर्चा कर रहे थे, किसानों की आत्महत्याओं के बाद, कि मेरे शहर में रहते हैं बेहद शरीफ लोग, पर अजीब दोहरेपन में उलझे हुए हैं लोग। ऐसा नहीं कि हादसे होते नहीं यहाँ, अब हादसों को हादसा कहते नहीं हैं लोग। अब हादसों को हादसा कहते नहीं हैं लोग। ऐसा नहीं कि हादसे होते नहीं यहाँ, अब हादसों को हादसा कहते नहीं हैं लोग। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा सा और अगले शेरों पे चलेंगे जो उस दिन नहीं हो पाए थे। कहने को तो नुमाइश है, भीड़ है, तमाशा है। कहने को तो नुमाइश है, भीड़ है, तमाशा है। इनसे पूछो कि क्यों इतने अकेले हैं लोग। कहने को तो नुमाइश है, भीड़ है, तमाशा है। इनसे पूछो कि क्यों इतने अकेले हैं लोग। और पाप सभी करते हैं दूसरों की खातिर। पाप सभी करते हैं दूसरों की खातिर, और सज़ा केवल खुद को दिए जा रहे हैं लोग। पाप सभी करते हैं दूसरों की खातिर, और सज़ा केवल खुद को दिए जा रहे हैं लोग। जितने लोग गलत काम कर रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार कर रहे हों, लोभ की वजह से, या जो भी गलत काम कर रहे हों, वो ज़्यादातर किसी और के लिए ही, किसी और के सुख के लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। अपने लिए कितनी आदमी को आवश्यकता है,
तो ज़्यादातर दूसरों के लिए। आपको वाल्मीकि का किस्सा याद होगा कि वाल्मीकि लुटेरे थे, लेकिन एक संत की वजह से फिर उनका जीवन बदल गया। वाल्मीकि से उसने पूछा कि आप इतना जो लूटते हैं, जिन पर आप खर्च करते हैं, उनसे जाके पूछिए कि क्या इसके पाप के भागी वो बनेंगे। पाप के भागी कोई बनने को तैयार नहीं है। और तब आंखें खुली और उसके बाद फिर वाल्मीकि ऋषि हुए। वाल्मीकि आश्रम में लौकुश का परवरिश हुई। और वहाँ मज़ेदार बात यह है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की चर्चा हो रही थी, शायद वाल्मीकि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों के विद्वान रहे होंगे। उसी लिए जब लव और कुश पैदा हुए तो सीता जी उनके पास दोनों को लेके गईं कि महाराज, आप ज्योतिष के अनुसार इनके ग्रह नक्षत्र जन्म के समय देख करके बताइए कि इनका क्या भविष्य होगा। तो वाल्मीकि ने कहा, बेटी, ग्रहों नक्षत्रों का असर उन पर होता है ज्योतिष में जो हैं कि जो केवल उतने तक ही सीमित हों, लेकिन जो संपूर्णता से संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, जो सबसे सेंसिटिव हैं, जो विराट ब्रह्मांड से जुड़ाव कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। राम ने भी अपना जब विराट रूप दिखाया तो वही था। और बेटी, तुम भी संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ी हुई हो और हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो जो तुम उस जुड़ाव का आभास कर रही हो, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ाव का आभास कर रही हो। तो इसलिए तुम्हारे ऊपर तो कोई ग्रह नक्षत्र का असर ही नहीं है। तुम्हारे तो संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ाव की खुशी और जुड़ाव का आनंद और जुड़ाव का आशीर्वाद और शक्ति मिलती रहेगी। तो इसलिए इन बच्चों को जो कुंडली की ज़रूरत नहीं है, ग्रह नक्षत्र देख करके उनका भविष्य के विचार का ये आवश्यकता नहीं है। ये संपूर्णता में खिलेंगे, जो भी शक्ति है वो खिलेगा। एक ग्रह नहीं, सबका संपूर्णता का असर रहेगा, संपूर्णता का शक्ति रहेगी, पूरा एग्जिस्टेंस इसके साथ कार्य करेगा। तो इसलिए पाप सभी करते हैं दूसरों की खातिर, सजा केवल खुद को दिए जा रहे हैं लोग। अगर हम वाकई गहराई में सोचें, और दूसरे इस किस्से में तो ये आया कि दूसरे लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम आपके पाप के भागी नहीं होंगे। लेकिन जो भी गलत काम का फ्रूट भोगने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं उस पर असर आता है, उसकी मानसिकता पर असर आता है। जो बहुत गड़बड़ करने वाले हैं, उनके बच्चे अक्सर गड़बड़ निकलने लगते हैं, भले ही वो कितने ऊंचे जगहों पे पहुंच जाएं, वैचारिक रूप से गड़बड़ निकलने लगते हैं। मैं अगर कोई विकलांग है या वो है, वो सब चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ। तो पाप सभी करते हैं दूसरों की खातिर, सजा केवल खुद को दिए जा रहे हैं लोग। तो वहाँ पर वाल्मीकि ने सीता जी को एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का एक तरह से अंतर समझा दिया कि जो प्रेडिक्टिव टेक्निक है या प्रेडिक्टिव दिशाएं हैं एस्ट्रोलॉजी की, वो उतनी रिलायबल नहीं है, उस पर मत जाओ। जो टोटलिटी में इफेक्ट होगा एस्ट्रोनॉमी का, अगर तुम उससे जुड़ा महसूस करती हो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। कितनी कोशिशें हैं महल दर महल बनाने की, कितनी कोशिशें हैं महल दर महल बनाने की, ताज़ा हवा के झोंके से कितने महरूम हैं सब लोग। कितनी कोशिशें हैं महल दर महल बनाने की, ताज़ा हवा के कोशिशों से, ताज़ी हवा की कोशिशों से कितने महरूम हैं सभी लोग। ये सही शब्द ताज़ी है, हम लोग बचपन से इस्तेमाल करते आए हैं ताज़ा, लेकिन ये ताज़ी है, शुद्ध। ताज़ी हवा के झोंकों से कितने महरूम हैं सभी लोग। भूल गए हैं महज किरदार हैं इस नाटक में, भूल गए हैं
महज किरदार हैं इस नाटक में। धरती में पर हमारी क्या भूमिका है। हम एक ये पूरी जो कुछ हो रहा है सब एक दूसरे कनेक्टिविटी से हो रहा है। एक बड़ा विराट नाटक हो रहा है पूरे धरती पे या एग्जिस्टेंस में, और हम उसके एक पात्र हैं। पूछो तो कैसे इतने सफल किरदार हैं ये लोग, भूल गए हैं महज किरदार हैं इस नाटक में। पूछो तो कैसे इतने सफल किरदार हैं लोग। किसी एक्टर की सबसे बड़ी भूमिका जानते हैं क्या होती है? कि वो भूल जाए कि वो एक्टिंग कर रहा है, वो एक किरदार है, वो पात्र है। इतना डूब जाए कि वो भूल ही जाए कि वो एक नाटक कर रहा है या एक प्ले का पार्ट है। अगर वो पूरी इतनी तन्मयता से उसमें डूब जाए, भूल ही जाए कि इस जो भी आयोजन है उसका एक पार्ट है, बल्कि उसका अंग बन जाए, तो हम जब इस रूप में जी रहे हैं कि हम भूल ही जा रहे हैं कि हम पूरे धरती या पूरे सृष्टि में के एक किरदार हैं, एक अंग हैं, यह भूल करके जब हम इतने डूब गए हुए हैं, तो हमारे नाटक की तो बहुत बड़ी सफलता है कि वाकई हम एक बहुत सही अभिनय कर रहे हैं, सही नाटक कर रहे हैं, सही पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ज़रूरी है कि उस कनेक्टिविटी को महसूस भी कर लें, तब हम और पॉजिटिव रोल्स प्ले कर पाएंगे और बेहतर तरह के नाटक कर पाएंगे। तो भूल गए हैं महज किरदार हैं इस नाटक में। पूछो तो कितने सफल किरदार हैं सभी लोग, और जीवन भर जीवन मंथन करते करते, जीवन भर जीवन मंथन करते करते अमृत की आशा में ही जीते जाते हैं लोग। हम आखिर क्यों ये पूरा जीवन मंथन करते रह रहे हैं? अमृत की ही तो तलाश में। हाँ, जब भी अमृत के तलाश में मंथन करते हैं तो और भी रत्न निकलते हैं, कभी कभी विष भी निकलता है, विष को पीना पड़ता है और खुद ही शंकर बनना पड़ता है। लेकिन वो सभी रत्नों को निकालते हुए जब आप लगातार मंथन करते रहते हैं तो अमृत अवश्य निकलता है। उस अमृत की ही आशा में तो सब कुछ हो रहा है। जीवन भर जीवन मंथन करते करते अमृत की आशा में ही जीते जाते हैं लोग। और ये शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तक इन्हें कोई मारना चाहता नहीं, जब तक इन्हें कोई मारना चाहता नहीं, तभी तक तो जिंदा हैं मेरे शहर के लोग। जब तक इन्हें कोई मारना चाहता नहीं, तभी तक तो जिंदा हैं मेरे शहर के लोग। ये सच्चाई है कि अगर हम आप जिंदा हैं तो इसका कारण ये नहीं है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, या व्यवस्था बड़ी अच्छी है कि वो हमें रक्षा कर रही है। अगर हम आप जिंदा हैं तो इसका केवल एक ही कारण है। ये कारण नहीं है कि हम शक्तिशाली हैं या आप शक्तिशाली हैं, या ऐसी व्यवस्था है धरती की या देश की या प्रदेश की कि कोई हमको मार नहीं सकता, इतना पुख्ता सब इंतजाम है। ऐसा कुछ कहीं नहीं है। एक ही कारण है कि हम आप जिंदा हैं, और वो कारण ये है कि जब से आप पैदा हुए थे तब से आज तक किसी व्यक्ति के मन में यह इच्छा पैदा नहीं हुई कि वह आपको मार दे या मुझे मार दे। जिस दिन एक व्यक्ति के अंदर भी ये इच्छा पैदा हो जाती, वो मार चुका होता। इतनी सुरक्षा किसी की नहीं है, और न इतनी न्याय व्यवस्था पक्की है कि कोई मारेगा तो तुरंत उसको फांसी हो जाएगी, चलेगा जिंदगी भर केस। तो इसलिए अगर हम जिंदा हैं तो उसका एक ही कारण है कि कोई हमें मारना चाहता नहीं। जब तक इन्हें कोई मारना चाहता नहीं, तभी तक तो जिंदा हैं मेरे शहर के लोग। मेरे शहर के लोग तभी तक जिंदा हैं जब तक इन्हें कोई मारना चाहता नहीं, क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली नहीं है, ये व्यवस्था इतने जागरूक या इफेक्टिव या न्याय व्यवस्था या इतनी नियंत्रण करने वाली नहीं है, या उसका अखलाक इतना नहीं, उसका प्रभाव इतना नहीं है
कि किसी के मन में किसी को मारने की इच्छा पैदा हो और न मार पाए। व्यवस्था में वो ताकत नहीं है। व्यवस्था तो खुद ही कभी कभी उसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो जाती हैं। जब तक इन्हें कोई मारना चाहता नहीं, तभी तक तो जिंदा हैं मेरे शहर के लोग, मेरे तभी तक जो जिंदा हैं मेरे गांव के लोग या मेरे देश के लोग, जो भी कह लीजिए। जब तक इन्हें कोई मारना चाहता नहीं, तभी तक तो जिंदा हैं मेरे शहर के लोग। और बहुत सहम सहम कर कि कोई सुन तो नहीं रहा, बहुत सहम सहम कर कि कोई सुन तो नहीं रहा, यदा कदा ही तो सच बोलते हैं मेरे शहर के लोग। बहुत सहम सहम कर कि कोई सुन तो नहीं रहा, यदा कदा ही तो सच बोलते हैं मेरे शहर के लोग। मेरे शहर के लोग सच बोलने से इतना कतराते हैं कि लोग क्या कहेंगे, व्यवस्था क्या कहेगी। और वह सभी लोग बाद में दुखी होते हैं जो सच्चाई के साथ नहीं होते हैं, सच्ची बात नहीं बोलते हैं। अगर स्थितियां अत्याचार की, अन्याय की हैं और वहाँ संतोष रखते हैं, चुप रहते हैं, तो हमेशा वहाँ पे कुव्यवस्था ही आती है और बांटने वाली प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं, जोड़ने वाली प्रवृत्तियां कम होने लगती हैं। तो इसलिए जो सहम सहम कर सच बोलने वाली बात, बहुत सुरक्षित जगह में कानाफूसी करते हुए सच कहने की बात, वो छोड़ना होगा और सच्चाई को कहना होगा, सच्चाई के लिए आगे आना पड़ेगा। बहुत सहम सहम कर कि कोई सुन तो नहीं रहा, यदा कदा ही तो सच बोलते हैं मेरे शहर के लोग। और आखिरी शेर जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, जब आज के हालात से थक जाएंगे सभी, जब आज के हालात से थक जाएंगे सभी, बदलाव की तलाश में निकलेंगे सभी लोग। जब आज के हालात से थक जाएंगे सभी, बदलाव की तलाश में निकलेंगे सभी लोग। निश्चित ही बदलाव की तलाश में निकलेंगे, थकेगा आदमी ये सब देखते देखते। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि इसमें समय लगता है, 100 साल, 50 साल, 80 साल, लेकिन बदलाव होगा। आज के हालात से लोग थकेंगे। ये वैसे ही है जो मैं कीचड़ और हैंडपंप वाला उदाहरण देता हूँ। वो क्या है, कीचड़ आते आते एक तरह से पूरा सिस्टम थक जाता है और फिर साफ पानी आने लगता है। वो सिस्टम का थकना एक तरह से मान लीजिए। और उसी को जब मैं कहता हूँ कि गंदा मटमैला पानी बह बह कर खुद ही रोकता जाता है अपने बहने के सभी छेद, रास्ते और स्थान, साफ पानी रास्ता बनाता है। तो साफ पानी रास्ता बनाता है, लेकिन वो भटकने में, वो उबने में, वो थकने में समय लगता है। वो थकते थकते भी कई साल गुजर जाते हैं, 70-80 साल, लेकिन वो थकान, वो ऊबन, वो भटना, वो होता ही होता है। और फिर उसके बाद साफ़ पानी आने लगता है। तो वो साफ़ पानी आएगा, उसी के लिए ख़ास तौर से ये सारा प्रयास है। और केवल ये व्यवस्था में ही यह गंदा मटमैला पानी या भटने का प्रोसेस नहीं हुआ है, नदियों में हुआ है। आखिर नदियाँ हमारी कितनी छिछली हो गई भट भट करके, तमाम सारे जो कि गहरी इतनी होती और होना चाहिए उनको। इसके लिए भी मैंने वो शुरू किया है कि जब भी आप नदी के पास जाइए, दोनों कलश में पानी मत लीजिए, एक कलश में पानी और एक कलश में मिट्टी ले लीजिए। और वो मिट्टी आप अपने गमलों में, खेतों में, जहाँ भी चाहिए वहाँ रखिए। वो उपजाऊ मिट्टी होगी और उससे नदियाँ गहरी होनी शुरू होंगी। नदियों को गहरा करना ही उनको शुद्ध करना है। जब उनका अपना पानी उसमें रुकेगा तो हर नदी में बहते हुए सेल्फ प्योरिफिकेशन का क्वालिटी होती है और गंगा में सबसे ज़्यादा है। तो जैसे जैसे नदियाँ
बहेंगी और उसमें अपना पानी होगा। अगल बगल के नालों का भी पानी वो शुद्ध कर लेंगी, लेकिन उनका इतना गहरा हो कि अपना सब पानी बरसात में बह ना जाए, वहाँ रुके। जब अगर अपना पानी रुकने लगेगा तो सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो आज के हालात से थक जाएंगे, जब सब थक जाएंगे, सभी बदलाव की तलाश में निकलेंगे सभी लोग। ये नदियों का जो यज्ञ है, इस पर शायद मैंने कहा भी है, फिर किसी दिन बात करूँगा। आज का प्रोग्राम भावगंगा का थोड़ा जल्दी समाप्त करेंगे, क्योंकि वैसे भी मैं चाहता हूँ कि 45-50 मिनट के आसपास ही प्रोग्राम रखा जाए, लेकिन अक्सर खिंच जाता है 1 घंटे से ऊपर, तो 45-50 मिनट तक ही रखना चाहूँगा। और आज अभी नीचे से बुलावा भी आ रहा था कि 2 बजे तक आ जाइएगा। आज खिचड़ी का खाने का वो सब का सामूहिक वो प्रोग्राम भी है, उसके लिए भी जाना है, और खिचड़ी का जो दान वगैरह होता है वो सब, तो इसलिए भी थोड़ा जल्दी समाप्त करना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़, क्योंकि इसी पे याद आ गया कि ये भाव की गंगा हम लोगों की बह रही है लगातार, अनवरत। आज 71वां अंक हो गया, और ये इसका केवल उद्देश्य यही है कि शुद्धिकरण समाज का भी, नदियों का भी, व्यवस्थाओं का भी, और धरती पर हम बेहतर तरीके से कैसे रह सकें। इस संदर्भ में इसका जो पहला अंक था वो, और कुछ और अंक जो अब तक YouTube पे नहीं थे, वह सब मैंने डाल दिए हैं। अब भावगंगा के सभी अंक उपलब्ध हैं YouTube पर, आप जिसको भी देखना चाहें देख सकते हैं पहले जा कर के। लेकिन मुझे यूं ही बात करते करते ये ध्यान आया कि चुनाव का समय है, पूरे 5 प्रदेशों में इतना चुनाव की घोर गहमा गहमी है, और जितनी बड़ी पार्टियां हैं उनके बड़े बड़े थिंक टैंक होते हैं, कौन किशोर ये वो, और वही थिंक टैंक कभी यहाँ रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं। विदेशों से भी थिंक टैंक आते हैं, और वो थिंक टैंक लगातार हर चुनाव, यहाँ वहाँ चुनाव होता ही रहता है, वो काम करते रहते हैं। लेकिन टैंक की सबसे बड़ी, ठीक है, बहुत चिंतन करते हैं, वो थिंक टैंक खूब चिंतन करता है, लेकिन टैंक या टंकी, थिंक मतलब विचार और टैंक मतलब टंकी, तो टंकी या टैंक की क्या खास बात है कि उसमें पानी सड़ने लगता है, वो तालाब नुमा होता है, उसमें विचार सड़ने लगते हैं। अंधविश्वास या वही घिसी पिटाई तकनीक या वही सब देखा देखी, उन्होंने ये किया तो हमको उनका काट निकालना है, क्रिया प्रतिक्रिया। संवेदना के आधार पर टैंक नहीं होता, क्योंकि संवेदना के लिए खुलापन की ज़रूरत है, सबको देखने की ज़रूरत है। थिंक टैंक कितना देखेगा, वो एक टैंक में ही सीमित रहेगा ना। तो इसलिए थिंक टैंक्स जिन जिन पार्टियों के हैं सब बड़े ख़तरनाक हैं, वो पार्टियां भी बहुत ख़तरनाक हैं। आप थिंक टैंकों के चक्कर में मत पड़िए, या थिंक टैंक वालों के चक्कर में मत पड़िए। जहाँ थिंक टैंक है वहाँ सड़न है। थिंक टैंक से ऊपर आइए, खुले आसमान में आइए, खुले प्रवाह में आइए। वहीं पर मुझे लगा कि ये भावगंगा नाम जो मैंने डायरियों में 20, 25, 30 साल पहले मन में लिखा था, पता नहीं क्या सोच के उस समय भाव आया कि जब भी मेरी डायरियाँ कभी छपेंगी तो कई वॉल्यूम में होंगे, उनका नाम भावगंगा ही रखेंगे। एक तरह से ये भी जो चर्चाएं हो रही हैं उन्हीं डायरियों की तो उपज हैं, वहीं उपजी हुई हैं। ये कविताएं, कहानियाँ, व्यंग, गज़ल, नॉवेल, ये सब का सब उन्हीं डायरियों में उपजा हुआ है जो आपके सामने रख रहा हूँ। तो वो सतत प्रवाह, उस प्रवाह में चूँकि शुद्धि थी और शुद्धि की भावना थी, सत्य था और सत्य की भावना थी, सत्य की खोज थी, इसीलिए इसका नाम भावगंगा रखा गया। तो थिंक टैंक, कहाँ सोचिए थिंक टैंक और कहाँ भावगंगा। तो ये भावगंगा आपकी सबकी है, हम सब उसमें अवगाहन कर रहे हैं। तो इसी के साथ
आज का ये भावगंगा समाप्त होती है। अब हम 72वें अंक में कल मिलेंगे और निरंतर ये भावगंगा बहती रहे, यही आज कामना है हम सबकी। और इस पवित्र पूरे देश में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के पर्व पर सबकी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और ये भावगंगा जितनी मेरी है उतनी आपकी भी है। वही एक कहानी मैं लिखता हूँ, एक कहानी तू भी लिख, बादल बादल मैं लिखता हूँ, पानी पानी तू भी लिख। और इसी भावगंगा का ही एक पहले का रूप हम भारत के लोग था, जब जिसमें भी लगभग यही विचार थे। वह 100 अंकों का है, वो तो 1-1.5 घंटे का रहा करता था, और YouTube पे उसके भी अधिकांश अंश आ गए हैं, और आप जब चाहें उनको भी सुन सकते हैं एक एक करके। और उसमें केवल 3 अभी सीरीज़ में 3 कमी है, अंक 6, अंक 88 और अंक 90 नहीं है। बाकी पूरा 100 का वो है, उसको भी आप YouTube पे देख सकते हैं। भावगंगा के शुरुआती एक तरह से वो माहौल है जहाँ की अगली यात्रा भावगंगा से शुरू हुई है। तो इसके साथ ही आज की ये भावगंगा समाप्त कर रहे हैं। और जिस तरह से आप इसको शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, उससे सुनने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और आज भी बहुत सारे लोगों ने देखा, उनके अभिवादन भी आए। सबका मैं नाम नहीं ले पाया, क्योंकि स्क्रीन पे देखूं तो फिर इधर बोलने में, चर्चा में थोड़ा व्यवधान होता है। तो इसी के साथ आज थोड़ा सा दिशा परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि सूरज की धूप बिल्कुल चेहरे पे आ रही थी, तो उससे दिक्कत हो रही थी। और ऐसी जगह ये टेबल भी रखनी पड़ती है, और ऐसी जगह बैठना पड़ता है जहाँ क्योंकि छत पे हो रहा है, तो यहाँ वाईफाई कम ना हो। हर जगह छत पे नहीं बैठ सकता हूँ, कुछ ही जगह पे बैठूँगा तो वाईफाई पूरा रहेगा, नहीं तो बीच में नेटवर्क की प्रॉब्लम भी आने लगेगी। तो इतनी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तब ये प्रोग्राम हो पा रहा है। लेकिन अब जो YouTube पे प्रोग्राम हो रहा है, उसको देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि अब ये बिल्कुल प्रोफेशनल क्वालिटी का हो गया है, जबकि हम लोगों ने कोई उसके लिए एक्स्ट्रा मतलब इंस्ट्रूमेंट्स या संसाधन नहीं जुटाए हैं। हाँ, तन्मयता, भाव और लगन और जुड़ाव में कोई कमी नहीं है। तो इसी के साथ सबको नमस्कार, और कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।